नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 18वीं शताब्दी, जो हम क्लास 7th की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। एनसीईआरटी क्लास 7th का ये हम लोगों का आखिरी चैप्टर है और चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अब हम जैसे कि अध्याय के नाम से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे नए नए राजनीतिक संगठन हमारे प्रभाव में आते हैं और नई नई कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां हो गई और उनका भारत की राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने के साथ साथ भारत के जो लोकल गवर्नमेंट है, जो आपके यहाँ के छोटे छोटे राजा हैं, वो लोग अपने आप को कैसे बढ़ाते हैं। और इस टाइम तक हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका होता है और मुगल साम्राज्य अपने पड़ाव पर होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक गठन हो रहे हैं। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और अपनी मौजूदगी को बताइए कि कितने लोग आप लोग आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान जब हम उपमहाद्वीप के बारे में कुछ घटनाओं का महत्वपूर्ण उल्लेख हमको मिलता है, स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है और मुगल साम्राज्य की सीमाएं धीरे धीरे बदल जाती हैं। और जब हम 1765 के आसपास देखते हैं तो 1765 तक एक अन्य शक्ति, जिसको हम ब्रिटिश सत्ता बोलते हैं, तो ब्रिटिश सत्ता का पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों पर सफलतापूर्वक यहां पर उन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पूर्वी भारत में उसने अपना सफलतापूर्वक यहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। सच्चिदानंद जी, तो चलिए यहां पर आप लोग इस मैप को देख सकते हैं। यहां पर नए नए राज्यों का, नए नए साम्राज्यों का यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा कि किस प्रकार से नए नए राज्यों का उदय होता है। और वो जो राज्य हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं 18वीं शताब्दी में, तो आपको बंगाल में एक मुर्शिदाबाद में नए राज्य का उदय प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं तो लखनऊ में, लखनऊ के अलावा आगरा हो गया, ग्वालियर हो गया, और इधर गुजरात, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, लाहौर, तो ये सारे क्षेत्रों में नई नई राजनीतिक संगठन का उदय हो रहा है। आगे हम इसमें अगर देखें तो जो आप लोग जानते हैं कि पूना और हैदराबाद, हैदराबाद में निजामों का शासन था। किनका शासन था? तो निजाम, हैदराबाद में निजाम का शासन था। और जब हम पूना की बात करते हैं तो पूना वाले क्षेत्र में पूना और बड़ौदा और ग्वालियर और भोपाल जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, तीन सारे क्षेत्रों में मराठों का शासक था। किनका शासन था? तो यहां पर 18वीं शताब्दी के आसपास अगर हम देखते हैं तो मराठों का शासन था। पूना, यहां पर मराठे शासन कर रहे थे। पूना, ग्वालियर, जब हम इन चारों चीज जगहों की बात करते हैं तो यहां पर भोपाल के पास जब हम देखते हैं तो बड़ौदा के गायकवाड़, कौन? गायकवाड़, और यहां पर आपके भोसले, ग्वालियर में कौन से थे? सिंधिया, ग्वालियर में कौन से थे? सिंधिया। 18वीं शताब्दी में ये सारे लोग यहां पर शासन कर रहे थे। अवध के क्षेत्र में नवाब का शासन था। किसका? नवाब का शासन था। और मुर्शिदाबाद में भी नवाबों का शासन हुआ करता था। दिल्ली में मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह, और जब हम जयपुर और जोधपुर की बात करते हैं तो यहां पर राजपूत शासक अपना शासन कर रहे थे। सौरभ यादव जी, बहुत बढ़िया, हम बढ़िया हैं, आप लोग कैसे हैं? तो जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में राजपूतों का शासन था। यहां पर किनका शासन था? तो राजपूतों का शासन हुआ करता था। इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग। और जब हम यहां की बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में यहां पर ब्रिटिश कंपनियां भी अपने सत्ता स्थापित करने लगी थी। ब्रिटिश
ब्रिटिश शासक भी यहां पर आकर के रहने लगे थे। और हैदराबाद में अभी हमने आपको बताया कि निजाम शासन कर रहे थे। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कौन से लोग थे? तो ये आपके मैप में आप लोग यहां पर सारे नए नए शासकों का 18वीं शताब्दी के आसपास जैसे जैसे राज्यों का गठन होता है तो उनके बारे में आपने देखा। आगे हम देखते हैं इसमें आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जब आप यहां पर हमारे सामने दूसरा मैप दिखाई दे रहा है, जब हम इस मैप को देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी। 18वीं शताब्दी की बात जब हम करते हैं तो यह एक ऐसा अवधि था जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे छोटे समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक से बदलनी शुरू हो गई। इस टाइम पीरियड में एक छोटे छोटे टाइम में बहुत सारी यहां पर परिस्थितियां बदलने लगी, राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी, छोटे छोटे साम्राज्य होने लगे, छोटे छोटे साम्राज्यों में आपस में इनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। और जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे इनमें आपस में, तो इसका परिणाम क्या होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीतिक परिवर्तन, नए नए विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होता है और नई नई विदेशी शक्तियां यहां पर आकर के अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करती हैं। और जब नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, तो छोटी छोटी सत्ताएं यहां पर स्थापित होंगी। और फिर जब हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपना राजनीतिक स्थायित्व यहां पर प्रदर्शित करती है और अपने आप को एक बड़े भूभाग में, पूरे भारत में अपने सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से यहां पर इस्टेब्लिश करने का कार्य करती है। तो एक बार सभी लोग आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। आगे हम इसमें देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मोटे तौर पर जब हम देखते हैं 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो 1761 तक जब तक पानीपत की तृतीय लड़ाई नहीं होती। अब आपके सामने यहां पर एक प्रश्न आता है कि 1761 में पानीपत की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? तो अगर हम देखते हैं तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में? मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और यह माना जाता है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई ने ही अंग्रेजों के लिए भारत में राज्य करने का, भारत में शासन करने का रास्ता खोल दिया था। यह प्रश्न आपका यूपीएससी में आ चुका है और उसमें पूछा गया था कि किस लड़ाई से ब्रिटिश के लिए भारत में शासन करने के द्वार खोल दिए गए। जब हम बात करते हैं तो वह कौन सी लड़ाई है? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई। उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई और राजनीतिक शक्तियां बढ़ गई। अब हम यहां पर, अभी हमने आपको बताया था कि हैदराबाद में निजाम हो गए, अवध, इलाहाबाद, बनारस, यहां पर आपके नवाब हो गए, मुर्शिदाबाद, ढाका और बंगाल, कोलकाता, बिहार, ये सारे क्षेत्र छोटे छोटे यहां पर शासक आने लगे थे। आगे हम इसमें देखते हैं तो आगे आपके सामने यहां पर दिया गया है कि मुगल साम्राज्य और परिवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। जो मुगल साम्राज्य का पतन होता है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद परिवर्ती जो शासक आते हैं, तो परिवर्ती शासकों में उनके लिए किस प्रकार की स्थिति बनती है, किस प्रकार की संकट की स्थिति बनती है। तो उस पर अगर हम लोग एक बार बात करते हैं तो उसमें हम देखें कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर
जिस प्रकार से पहुंचा था उसी तरीके से 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे थे। जब हम बात करते हैं उसके सामने संकट खड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कि औरंगजेब का दक्षिण भारत में पूरी तरीके से लिप्त रहना, कि औरंगजेब पूरी तरीके से दक्षिण भारत में लिप्त हो गया था। उसने उत्तर भारत में अपनी शासन पर अपनी जड़ों को कमजोर कर लिया और दक्षिण भारत में अपने आप को विस्तार करने के लिए पूरा समय उसने दक्षिण भारत में गुजार दिया। यही कारण था कि मुगल शासन का धीरे धीरे पतन होना। आगे हम इसमें देखते हैं, आगे क्या है कि ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। जैसे कि हमने आपसे बताया कि इसने मराठों से लड़ाई करने के लिए दक्कन के मैदान में बहुत सारे धन और संसाधनों को इसने खर्च कर दिया था। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने शासनकाल के साम्राज्य में प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी आए तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासनकाल के साम्राज्य में प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। और जो मनसबदार थे, मनसबदारों को अपने अंडर में रख पाना इन लोगों के लिए संभव नहीं रह गया। अब यहां पर जो शक्तिशाली मनसबदार इनके अंडर में जो कार्य कर रहे थे तो इनके अंडर में कार्य करते करते धीरे वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। आगे हम इसमें अगर देखें, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यकालों पर नियंत्रण रखते थे। राजस्व और सैन्य प्रशासन, जिसको दीवानी और फौजदारी भी बोलते हैं। दीवानी क्या होता है? तो दीवानी के बारे में अगर हम बात करें तो दीवानी होता है राजस्व और फौजदारी सैन्य प्रशासन होता है। तीन दोनों पर वो लोग अपना अधिकार करने लगे। दोनों ही जगहों पर स्वयं का अधिकार ये लोग स्थापित करने लगे। जो भी अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग अब कौन होते हैं? तो अभिजात वर्ग की बात करें कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसे रुपए होते हैं, जो शक्तिशाली वर्ग होता है, उसको हम अभिजात वर्ग बोलते हैं। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों, जो मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र थे, उनको विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। अब जो इनके अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग को जो शक्तियां प्राप्त थी, उन शक्तियों के कारण इनको जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य में ही इनको स्वयं के लिए एक विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, जो अमीर सूबेदार थे, जिनके पास पैसे रुपए थे, उन लोगों ने धीरे धीरे अपना जो नियंत्रण था उसको सूबे तक, सूबे से लेकर के प्रांत तक जैसे ही उन्होंने बढ़ाया, तो राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। जैसे जैसे उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे वो बढ़ते गए, वैसे ही जो राजधानी में कर पहुंचता था, तो राजस्व पहुंचता था, राजस्व भी कम होता गया। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और जो किसान हुए हैं, जो जमींदार हुए हैं, किसानों और जमींदारों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। अब यहां पर उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों पर जमींदारों के द्वारा, किसानों के द्वारा अनेक प्रकार के आंदोलन और विद्रोह हो रहे थे, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य के लिए और भी ज्यादा कठिन होता गया। उनके सामने और भी ज्यादा कठिन समस्याएं होती गई। कभी कभी ये विद्रोह
बढ़ते हुए करों के, जो ये विद्रोह हो रहा था, तो कभी कभी यह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए कि आप लोग कर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा रहे हैं, तो उसके विरुद्ध कभी कभी कार्य किए गए। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में किया गया कि जो शक्तिशाली सरदार थे, तो शक्तिशाली सरदार उनके ऊपर किसी प्रकार का गलत व्यवहार न करे, तो उस व्यवहार से छूट अपनी स्थितियों को सही करने के लिए भी यह आंदोलन किए जाते थे। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। जब हम पिछले टाइम की बात करते हैं तो पीछे भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य को समय समय पर उन लोगों ने चुनौतियां दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए प्रारंभ कर दिया। इन सारे लोगों को जो आर्थिक संसाधन प्राप्त होते थे, तो उन आर्थिक संसाधनों का प्रयोग, जो आर्थिक संसाधन थे उनका प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए ये लोग करने लगे। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता, जो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता थी, वह प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों, जो प्रांत के सूबेदार थे, स्थानीय सरदार थे, वह अन्य प्रकार के अन्य समूहों के हाथ में आ गई थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके। जब यह सत्ता धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में आ गई, और जो उनके आने वाले उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब के उत्तराधिकारी, उन्होंने इस बदलाव को पूरी तरीके से रोक नहीं सके और इसी बदलाव में वो फंस गए, और इसी कारण से मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो जाता है। आगे हम देखते हैं भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। अगर हम इसकी बात करते हैं तो तत्कालीय लेखन उस टाइम के दिवालियेपन, जो दिवालियापन था, जब इनके पास पैसे रुपए नहीं आ रहे थे अधिक मात्रा में, तो उसका वर्णन किया है। और उसके बारे में उसने बताया कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बनते रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुकी है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, उनको पैसा कहां से? यहां पर स्थिति बताई गई है जमींदारों की कि जमींदारों के पास जो अन्न है तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, और जब वह बिक नहीं रहा है तो उनके पास पैसा ही नहीं कि जमींदार अपने लिए किसी प्रकार का सेना रख सके। और जब वो सेना नहीं रख सकते हैं और उनके पास सेना रखने के लिए पैसा नहीं है, तो जो उनके साथ साथ चलने वाले लोग हैं, तो वो लोग पैसा कहां से ला करके देंगे? आगे हम इसमें अगर देखते हैं तो इस आर्थिक व राजनैतिक संकट के बीच, जब हम मुगल साम्राज्य के पतन की बात करते हैं, तो इस आर्थिक व राजनैतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने कब किया था आक्रमण? नादिर शाह ने तो 1739 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। क्या क्या लेकर के गया था? तो नादिर शाह कोहिनूर हीरा लेकर के गया था, कोहिनूर हीरा, पिकाक थ्रोन,
जिसको आप मयूर सिंहासन बोलते हैं। और 70 करोड़ रुपए दिल्ली को लूट करके वह इन सारी चीजों को लेकर के गया था। और कोहिनूर हीरा किनके पास था? तो वह था मुगलों के पास। अब मुगलों से नादिर शाह लूट करके ईरान ले गया। फिर ईरान से वह भारत आया और भारत में अंग्रेजों ने उसको लेकर के रानी विक्टोरिया को दे दिया था। और आज यह कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया के ताज पर लगा हुआ है। उसके बाद जैसे ही नादिर शाह आक्रमण करके वापस जाता है, तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक आक्रमण करता है और उसने 1748 से 1761 के बीच में भारत में 5 बार उत्तरी भारत में आक्रमण किया और यहां से लूटपाट मचाई। लगातार उसने कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया। और उसकी अंतिम लड़ाई होती है 1761, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध। और किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और दूसरा आपका मराठों के बीच में यह युद्ध होता है। आगे आपके सामने यहां पर दिया गया नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। किस तरीके से वह दिल्ली पर आक्रमण करता है उसके बारे में आपके सामने बताया गया है। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन किया है। उसने नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किस तरीके से हुआ, किस तरीके से लूटा गया, उसके बारे में वर्णन किया है। किस तरीके से आक्रमण किया गया, कैसे लूट मार मचाई गई। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहां पर बताया जा रहा है कि जो संपत्ति वह लूट करके ले गया, कुछ ऐसी भी मूल्यवान वस्तुएं थी जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे कि तख्ते ताउस। तख्ते ताउस क्या था? जिसको हम पिकाक थ्रोन बोलते हैं, मयूर सिंहासन जिस पर राजा बैठा करता था, उसको तख्ते ताउस बोला जाता था। आगे अगर देखें, एक अन्य वृत्तांत में क्या मिलता है कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत मिलती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर किसको बोला जाता था? शाहजहानाबाद, अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। यहां पर नादिर शाह ने जिस तरीके से लोगों को लूटा, जिस तरीके से यहां पर आक्रमण किया, लोगों पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, उसका वर्णन विभिन्न प्रकार के लेखकों के द्वारा अलग अलग तरीके से किया गया। आगे हम इसमें अगर देखें तो साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था।
अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने इसे और भी कमजोर बना दिया। जिस तरीके से यहां पर आक्रमण हो रहे थे, समय समय पर अलग अलग आक्रांताओं द्वारा यहां पर आक्रमण किया जा रहा था, उनके द्वारा पारस्परिक प्रतिद्वंदता बनती गई और मुगल साम्राज्य को और भी ज्यादा कमजोर कर डाला। अब यहां पर ये अभिजात दो बड़े गुटों में बट गए। जो अभिजात वर्ग था, दो बड़े गुटों में यह बट जाता है। पहला कौन सा? ईरानी और दूसरा तुरानी। तुरानी कौन थे? जो तुर्क के मूल थे। मूल निवासी कहां के थे? तुर्क के थे। काफी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। ये लोग, जैसे कि जब अफगान शासक ज्यादा शक्तिशाली होते थे, तुर्की शासक ज्यादा शक्तिशाली होते थे, तो ये मुगल बादशाह उनके कहने पर कार्य करते थे, और जब ईरान के शासक ज्यादा शक्तिशाली होते थे तो उनके कहने पर ये लोग कार्य किया करते थे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर की हत्या हो गई, और दो अन्य बादशाह अहमद शाह, किसकी किसकी हत्या हो जाती है? फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय, और दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर रखा। अभिजातों ने क्या किया? उनको अंधा कर दिया। मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे समाप्त किया जाने लगा और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होता है तो नए नए जो साम्राज्यों का उदय होता है, नए नए साम्राज्य प्रकाश में आते हैं। तो उन साम्राज्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। मुगल साम्राज्यों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों, जो बड़े बड़े प्रांत थे, बड़े बड़े प्रांतों के जो सूबेदार थे, सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे ही मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर जाती है तो बड़े बड़े प्रांतों के जो सूबेदार थे, जमींदार थे, उन्होंने अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान जब हम बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग है? तो यहां पर अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये वे राज्य हैं जो पहले मुगल शासक के अंडर में थे। पहले ये मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के जो शासक थे अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक अगर देखा जाए तो यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी थे, अपने आप को स्वतंत्र कर रखे थे। उन्होंने मुगल बादशाह की औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े कि मुगल बादशाह से हमारे संबंध हैं। उन्होंने एक औपचारिक तौर पर उन्होंने संबंध अपने नहीं तोड़े, लेकिन वस्तुतः ये लोग अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर चुके थे। दूसरे ऐसे राज्य थे जो मुगल थे, मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनको जागीरें दी गई थी, वतन दिए गए थे। अब वतन जागीरों की अगर बात किया जाए तो वो क्या होते हैं? तो जागीर किसी एक क्षेत्र को दे दिया जाता है, वह जागीर के रूप में काम करते थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। वतन और जागीरें जिनको प्राप्त थी वे आपके राजपूत प्रदेश थे। तीसरे कैसे थे? तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख तथा जाट आते थे। जो मराठे थे, सिख थे, जाट थे, वे सारे लोग तीसरे में आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता स्वीकार की थी।
पहले तो जब तक शक्तिशाली शासक मुगल, तो मुगलों के अंडर में ये लोग रहा करते थे, लेकिन जैसे ही वे कमजोर होते हैं तो कमजोर होने के साथ साथ ये लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं पुराने मुगल प्रांत क्या कौन कौन से थे। जो पुराने आप लोग मुगल प्रांत के बारे में जानते हैं, तो पुराने मुगल प्रांत कौन कौन से थे। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारियों का उद्भव होता है, जो भी उत्तराधिकारी प्रकाश में आते हैं, उनमें से जो 3 राज्य थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अवध हो गया, बंगाल हो गया और हैदराबाद के निजाम। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। जो बड़े अभिजात वर्ग के लोग थे उनके द्वारा इनको स्थापित किया गया था। इन तीनों राज्यों के जो संस्थापक थे, जो स्थापना करने वाले थे, तो अवध की स्थापना किया था सादत खान ने। किसने किया था? सादत खान ने। और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की स्थापना, और आसफ जहां ने हैदराबाद की स्थापना किया था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार से ऊंचा स्थान था। ये लोग ऐसे अभिजात वर्ग थे जिनको मुगल दरबार में एक ऊंचा स्थान दिया गया था। मुगल बादशाहों को उन पर पूरा भरोसा था और उन पर विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शीद कुली खां दोनों को 7-7 हजार का दर्जा प्राप्त था, जो 7-7 हजार जात का दर्जा प्राप्त था। अब जात क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यह सेना रखने का एक रेशियो होता था, मापदंड होता था। जबकि सादत खान को 6000 जात का दर्जा प्राप्त था। तो अगर हम बात करते हैं तो किसको? मुर्शीद कुली खान और आसफ जहां कहां का है? तो इसकी बात करें तो हैदराबाद, और मुर्शीद कुली खान तो बंगाल। और इनको कितने का दर्जा प्राप्त था? तो 7-7 हजार जात का दर्जा प्राप्त था। और जब हम बात करते हैं सादत खान की, यह आपका अवध का है, तो इसको 6000 जात का दर्जा प्राप्त था। अब हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जहां ने किया था। और कब किया था? तो 1724 में। इसने स्थापना कब किया? 1724 में, 1724 में। जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में। जब हम बात करते हैं तो यह कहां पर था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में यह एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग के रूप में था। उसको सर्वप्रथम सबसे पहले अवध की सूबेदारी इसको सौंपी गई थी। कहां की सौंपी गई थी? तो अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। पहले फर्रुखसियर ने इसको अवध की सूबेदारी दी थी और उसके बाद इसने दक्कन का इसको सूबेदार बना दिया गया। उसके बाद जब हम देखते हैं 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। जब हम 1720 से 22 का टाइम पीरियड देखते हैं तो उस समय पर यह दक्कन का सूबेदार था और वहां का सूबेदार होने की वजह से इसके पास राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता को हथिया लिया।
तथा उस क्षेत्र का वह वास्तविक शासक बन गया और इस तरीके से हैदराबाद की उसने स्थापना की। आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को, जो उसके कुशल सैनिक और प्रशासक थे, कुशल सैनिक और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था, जो उसके दरबार में कार्य कर रहे थे। तो उनको कहां से लेकर के आया था? तो उत्तरी भारत से लेकर के आया था। और वे उत्तरी भारत से जब दक्षिण भारत पहुंचते तो वहां पर नए अवसर पाकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसने नए नए मनसबदारों को नियुक्त किया और उन्हें जागीरें भी प्रदान की। लेकिन अभी भी वह पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र नहीं किया था और वह बोलता था कि मैं मुगल सम्राट का सेवक हूं। और मुगल सम्राट का सेवक बताते हुए भी उसने काफी हद तक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी और अपने शासन को स्वतंत्र रूप से चला रहा था। आगे हम अगर बात करें, दिल्ली का यह निर्देश था, ना तो वह दिल्ली से किसी प्रकार का निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती थी। केवल नाम चल रहा था कि मुगल साम्राज्य के मैं अंडर में काम कर रहा हूं। दिल्ली ना ही कभी इसके अंडर में कोई इंटरफेयर करती थी इसके कामों में और ना ही यह दिल्ली के कामों में किसी प्रकार का इंटरफेयर करता था। मुगल बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क, जो मुगल बादशाह थे, तो मुगल बादशाह केवल निजामुल मुल्क आसफ जहां द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। मुगल बादशाह जैसे कि कोई निर्णय ले लिया आसफ जहां ने, तो उसके लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद की जब हम बात करते हैं, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध तथा पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता है। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में मराठे होते हैं और मराठों से इनका निरंतर युद्ध लगा रहता है और पूर्व क्षेत्र में युद्ध होता रहता है। पूर्वी दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। जो निजामुल मुल्क था आसफ जहां, तो आसफ जहां क्या चाहता था कि उसका अधिकार कोरोमंडल तट पर स्थित जो वस्त्रोत्पादक, जहां पर कपड़े का उत्पादन हो रहा है, वह क्षेत्र इसके नियंत्रण में आ जाए, कि वहां से बहुत सारा धन इनको प्राप्त होता था, बहुत अधिक मात्रा में इनको पैसे वहां से मिलते थे। पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई और यह जो महत्वाकांक्षा थी इनकी, तो यह महत्वाकांक्षा उनकी दबा दी गई और यह महत्वाकांक्षा उनकी पूरी नहीं हो पाई। कारण यह था कि उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर ली थी। अब अवध की हम बात करते हैं। उसके पहले फौज के बारे में अगर देख लेते हैं, एक सैनिक है 1790 में निजाम की फौज के बारे में बताता है कि निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी और उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे और इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का जो वेतन वह दिया करता था, तो सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा था। एक व्यक्ति को कितना दिया जाता था? 100 रुपए से अधिक दिया जाता था। अब चलिए हम लोग अवध के बारे में बात करते हैं। अवध को अगर देखा जाए, अगर सआदत खान का नाम पूरा जानते हैं तो सआदत खान का पूरा नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क सआदत खान। इसका पूरा नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क सआदत खान। इसने इसको 1722 में अवध का
सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। जितने भी राज्यों का गठन होता है उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। वह क्यों था? क्योंकि अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। यह उत्तरी भारत और बंगाल के बीच में व्यापार का मुख्य मार्ग था, क्योंकि जो गंगा नदी से व्यापार होता था तो वह यहीं से होकर के गुजरता था। और यहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में उर्वरक जमीन पाई जाती थी, जिसके माध्यम से बहुत ही अधिक यह समृद्धशाली प्रदेश था, समृद्धशाली क्षेत्र था। जब हम सआदत खान की बात करते हैं तो बुरहान उल मुल्क ने अवध की जो सूबेदारी इनको प्राप्त हुई थी तो उसने दीवानी और फौजदारी को एक साथ अपने हाथ में ले लिया था और सूबे के राजनैतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का, जो भी राजनीतिक हो गए, वित्तीय हो गए और सैनिक से संबंधित मामले होते थे, उनका कर्ता धर्ता स्वयं बन गया था। कोई भी कार्य अगर करना होता था तो स्वयं उन कार्यों को करता था। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा जो नियुक्त किए गए अधिकारी होते थे, जो जागीरदार होते थे, उनकी संख्या में कटौती कर दी, क्योंकि अवध क्षेत्र में उसको मुगलों का प्रभाव कम करना था। तो मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए उसने क्या किया कि जागीरों की कटौती करना प्रारंभ कर दिया। जो मुगलों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे उनकी जागीरों की कटौती करना प्रारंभ कर दिया। और उसके अलावा क्या किया उसने कि उसने जागीरों के आकार में भी कटौती करना प्रारंभ कर दिया। और जो कटौती करता था उसकी जगह पर जो रिक्त स्थान बचता था तो उन रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर देता था, जो उसके सगे संबंधी होते थे, निष्ठावान सेवक होते थे, उनको वह उन जगहों पर नियुक्त कर देता था। धोखाधड़ी को रोकने के लिए, जैसे कि धोखाधड़ी को जो रोकते थे, उसको रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व को फिर से निर्धारण किया गया। पूरी तरीके से धोखाधड़ी को रोका जाए उसके लिए जो जागीरदार थे उनके जो खाते होते थे, जो बही खाते होते थे और जिसमें वो लोग अपना हिसाब लिखते थे, उनकी जांच की गई। और जहां पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पाई गई वहां पर एक नए तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों, जो राजपूत जमींदार होते थे, अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में ले लिया। उसने क्या किया कि अनेक प्रकार के जो राजपूत शासक थे, जमींदार थे रुहेलखंड वाले क्षेत्र में, और जो अफगान थे, अफगानों की जो उपजाऊ भूमि थी उसको अपने अंडर में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। राज्यों का ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। जो महाजन होते थे, जो साहूकार होते थे, जो स्थानीय सेठ होते थे, उनसे ये लोग ऋण प्राप्त करते थे। आगे अगर इसमें हम देखते हैं, राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले
इजारेदारों को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम को भुगतान की गारंटी देते थे। अब देखिए, जो इजारेदारी पद्धति होती थी वो क्या होती है उसको एक बार आप समझ लीजिए। उसमें यह होता था कि किसी एक क्षेत्र से आप कितना कर वसूल कर सकते हैं, तो उसकी बोली लगवाई जाती थी। अब किसी ने अगर 50,000 बोली लगाई और किसी ने उसकी जगह पर 60,000 लगा दिया, तो 60,000 वाले को उस क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। अब वो 60,000 रुपए वसूल करके राजा को दे देता था, और अगर वो अधिक वसूल रहा है तो बाकी वह अपने पास रखता था। और ये इजारेदारी का जो रकम होती थी उसकी गारंटी कौन लेता था? तो जो स्थानीय साहूकार होते थे, क्योंकि साहूकारों के पास अधिक मात्रा में पैसा होता था, तो साहूकार इस चीज की गारंटी लेते थे। दूसरी ओर जो इजारेदारी थी, इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली में प्रबंध को प्रभावित करने लगे, और इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब इसमें होने क्या लगा समय के साथ साथ कि इन लोगों ने अपने आप को, कहीं पर भी इनको इतनी छूट दे दी गई कि अगर आपसे 50,000 रुपए ले रही है सरकार, तो 50,000 आपने उनको दे दिया, उसके बदले में आप लोग जितना वहां से वसूल कर सके आप वसूल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे प्रभावों के कारण यहां पर एक विशेष वर्ग का उद्भव होता है, जिसमें आपके महाजन और साहूकार होते हैं। महाजन और साहूकारों का उद्भव होता है। बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां बंगाल की किस तरीके से स्थापना होती है, तो बंगाल की स्थापना कौन करता है? तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शीद कुली खां, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद अवध के शासकों की तरह उसने भी अपना राज्य के राजस्व और प्रशासन में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। उसने बंगाल में एक विशेष प्रकार की, बंगाल में मुगलों के अधिकार को हटाने के लिए, मुगल साम्राज्य के प्रभाव को खत्म करने के लिए राजस्व को एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दे दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व को नगद वसूला जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदार जो होते थे, जमींदारों को जो महाजनों से और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, क्योंकि उन लोगों से कर वसूला जाता था, तो उन्हें अन्य लोगों से, जो साहूकार होते थे, जो महाजन होते थे, तो महाजनों से उधार लेना पड़ता था। परिणाम क्या होता है इसका? परिणाम यह होता है कि जो जमींदार किसी भी प्रकार से कर नहीं दे पाते हैं, तो हम मजबूरन अपनी जमीनों को दे देते थे और बड़े पैमाने पर जमीनें उनसे छीन ली जाती थी और वो लोग जमीनों को बेच देते थे। इस प्रकार से जब हम 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य, जब बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में बन जाता है, तो क्षेत्रीय राज्य के बनने में वहां की जमींदारी व्यवस्था में बहुत अधिक बदलाव आता है। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस प्रकार से राज्य का साहूकार
और महाजनों के साथ संबंध है वह तीनों ही राज्यों में आपको दिखाई दे रहा है। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली था। जगत सेठ यह वह साहूकार है जिसने बंगाल में अलीवर्दी खान को बहुत ही ज्यादा सहायता प्राप्त की थी। यहां पर आप लोग अलीवर्दी खान का दरबार देख सकते हैं, जिस प्रकार से वह दरबार को संबोधित करता था। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब इनमें विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनमें सामान्य विशेषताएं क्या हैं? प्रथम पहली विशेषता क्या है कि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। पहली सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिलती है कि यह जो बड़े राज्य हैं यह मुगल दरबारों के अभिजातों के द्वारा ही स्थापित किए गए थे। जो मुगल दरबार के अभिजात वर्ग थे उनके द्वारा ही इनकी स्थापना की गई थी और ये पूरी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लिप्त थे जो उन्हें उत्तराधिकार से मिले थे। और इनको किस प्रकार से मिला था? तो उत्तराधिकार के रूप में इनको मिला था। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह दृष्टि से देखते थे। किस तरीके से देखते थे? तो संदेह दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, जब हमने पहला देखा कि जागीरदारी व्यवस्था को उसने पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया, और दूसरा इसमें क्या है कि दूसरा उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। जो दूसरे राज्य, जो दूसरा एक पॉइंट हमको मिलता है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जो कर प्राप्त करते थे तो मुगलों से बिल्कुल भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रह करके तीनों राज्यों ने, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। अब उन्होंने मुगलों की तरह कर को नहीं वसूला, एक नए तरीके से कर वसूलने की पद्धति को अपनाया। और वह नया तरीका क्या था कि उन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को स्थापित किया, ठेके पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। मुगल इजारेदारी व्यवस्था को नापसंद करते थे। उसका कई कारण भी थे। इजारेदारी व्यवस्था को पसंद ना करने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह था कि इजारेदारी व्यवस्था में मनमाने तरीके से कर को वसूला जाता था। 18वीं शताब्दी के समस्त जो इजारेदारी व्यवस्था 18वीं शताब्दी में समस्त भारत पर फैल गई थी। देहात में उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। जब हम गांव की बात करते हैं तो गांवों में उसके प्रभाव में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों और वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। यहां पर जो अमीर वर्ग थे, महाजन थे, उनका राजाओं के बीच में संबंध उभरने लगे थे। ये साहूकार महाजन लोग, ये साहूकार होते थे, महाजन लोग होते थे, लगान वसूल करने वालों को, जो लगान वसूल करने वाले इजारेदार होते थे, इजारेदारों को उधार में पैसा देते थे। बदले में प्रतिभूति जमानत, जिसको आप लोग बंधक के रूप में जमीन रखना, तो क्या करते थे? बदले में ये लोग बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे, जिसको आप लोग गिरवी रखना बोलते हैं। और उनकी जोतों से एक खुद के करिंदे होते थे, करिंदों को वसूल किया करते थे। इस प्रकार से समस्त भारत में जो समस्त भारत था, पूरे भारत में
विभिन्न प्रकार के जो वर्ग होते हैं उनका उदय होता है और धनाढ्य साहूकारों महाजनों तथा नई राजनीतिक व्यवस्थाओं की साझेदारी बढ़ जाती है। नए प्रकार के वर्ग का उदय होता है, नए प्रकार की साझेदारी इसमें बढ़ जाती है। अब आगे आपका है राजपूतों की पतन और जागीर। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे, कल आप लोगों का न्यू ईयर भी है, तो न्यू ईयर पे हम लोग राजपूतों की वतन और जागीर के बारे में पढ़ेंगे। और कल से हम लोगों की 7th क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी और हम लोग 8th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए कल आपसे मिलते हैं एक नए साल में और नई ऊर्जा के साथ। सभी लोग मिलिएगा कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।